हेलो। आवाज तो आ रही है लेकिन वो तो चल ही नहीं रहा है चैट। नमस्कार। आवाज आवाज आ रही है अब क्लियर? नमस्कार। हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए जो है आवाज एक बार चेक कर लेना। चलो उसको लाइक कीजिए, कमेंट से इसके लाइक कीजिए। आवाज आप देखिए, अब आवाज आ रही है तो आप लोगों को। हेलो। ठीक है, चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, टेक्निकल इशू इशू है थोड़ा सा। और हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे थे तो अब थोड़ा सा लेट हो गए, तो हम लोग क्या है कि कुछ काव्य शास्त्र, भाषा और लिटरेचर, इन सब पर जो है हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए जो है आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एपी नेट, जेआरएफ और सेट के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। गारसे दत्तासी पर हमारी बात चल रही थी। चूंकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम लोग, ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, क्लास जो है शुरू करने में कुछ इश्यू हो रहा था, तो अब ठीक हो गया है, तो सब ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए हम लोग जो है इसमें यहाँ से शुरू, आज कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और फिर हम लोग कल से जो है
इसी तरह से जो है कुछ लिटरेचर पर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन करते चलेंगे, इसी तरह से करते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा, इन सब पर जो है हम लोग बातचीत करेंगे। गारसे दत्तासी पर हम लोग जो है कुछ 10-5 क्वेश्चन करने के बाद में जो है बात कर लेंगे, या फिर हम लोग कल उसको जो है शुरू से जो है ले लेंगे, गारसे दत्तासी और शिव सिंह सेंगर को, जो अधूरी बात रह गई थी, क्योंकि आज क्लास में कुछ इशू हुआ था तो स्टार्ट से नहीं हुई, तो हम लोग यहाँ से जो है शुरुआत कर देते हैं। तो अब देखिए जो है हम लोग ये बात कर रहे थे, अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है के संदर्भ में पूछा गया है कि अभिधा शब्द शक्ति जो होती है ना, वो जो है कौन से शब्दों को जो है अभिव्यक्त करती है। अब देखिए, क्रियावाचक शब्दों को अभिव्यक्त करती है, गुणवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करती है, लक्षक शब्दों को अभिव्यक्त करती है, या जातिवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करती है। कौन सा उदाहरण नहीं है। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहा जाता है? जो मुख्यार्थ को बतलाती है। यह अभिधेय का मतलब होता है अभिध्यार्थ, इसका अर्थ होता है अभिध्यार्थ। अभिध्यार्थ का मतलब होता है मुख्यार्थ। क्या अर्थ होता है? मुख्यार्थ। इस मुख्यार्थ को हम लोग जो है अग्रिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रिम, क्योंकि आगे के अर्थ को जो है ये व्यक्त करती है, इसलिए इसे अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहा जाता है। अग्रिमा को हम लोग जो है प्रथमा शब्द शक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथमा शब्द शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि पहले शब्द को जो है अभिव्यक्त करती है। तो अभिधा शब्द शक्ति जो है क्रियावाचक शब्दों को अभिव्यक्त करती है, गुणवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करती है, और ये जातिवाचक शब्दों को भी जो है अभिव्यक्त करती है, और इसके साथ साथ ये द्रव्यवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करती है। देखिए, 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको अभिव्यक्त करती है। एक तो ये द्रव्यवाचक को करती है, जैसे घी, तेल, पानी, इस तरह का अभिव्यक्त करती है। फिर एक जो है ये गुणवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करती है। 4 प्रकार के शब्दों को अभिव्यक्त करती है, जैसे अच्छा, भला, बुरा, इनको अभिव्यक्त करती है। फिर आप लोग देख रहे थे एक जो है ये जाति जो है क्रियावाचक शब्दों को अभिव्यक्त करती है। किसको करती है? क्रियावाचक को करती है। जैसे क्रियावाचक चलना, पढ़ना, गाना, इस तरह के शब्दों को जो है। फिर ये जातिवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करती है। किसको? जातिवाचक शब्दों को अभिव्यक्त करती है। तो ये 4 प्रकार के शब्दों को जो है अभिव्यक्त करती है, जिनमें जो होते हैं द्रव्यवाचक होते हैं, गुणवाचक होते हैं, क्रियावाचक होते हैं और जातिवाचक होते हैं। अब ये जो शब्द शक्ति है ये जो है लक्षक शब्दों को अभिव्यक्त नहीं करती। जो लक्षक को तो लक्ष्यार्थ करती है, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति जो होती है वो इसको जो है अब वो करती है। तो सी ऑप्शन जो आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, सी ऑप्शन जो बता रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में जो है ये जो है इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। देखिए किस किस ने बतलाया है, ठीक है। और एक जो है वजह से नाम पढ़ रहा हूँ, सुनीता है, और दूसरे जो है एक चौधरी है। इस तरह जो आप लोगों ने जो बताया, सी अजनबी के नाम से है एक, ठीक है आईडी, इन्होंने सी अच्छी कवर आपकी। देखिए अभिधा शब्द शक्ति के भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। अब इसमें देखिए जो है झुमकुड़ी, हाँ झुमकुड़ी ने जो है सही बताया है। आगे देखते हैं जो है 2, 3, 4, 5 अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। देखिए ये 2 तरह के शब्दों को अभिव्यक्त करती है, 3 तरह के शब्दों को जो है अभिव्यक्त करते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं अभिधा से जो संबंध रखते हैं। एक तो रूढ़ शब्द होते हैं, एक योगरूढ़ होते हैं, और एक जो है हम लोग देखते हैं रूढ़ शब्द होते हैं, योगरूढ़ होते हैं, और एक शब्द जो है यौगिक होते हैं। तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहले इसको ऐसे देखिए, देखिए जो शब्द होते हैं ना, शब्द जिसका अभिधा शब्द शक्ति जो होती है इसका संबंध किससे होता है? मुख्यार्थ से होता है। किससे होता है? मुख्यार्थ से। और मुख्यार्थ जो है 3 तरह के शब्दों में पाया जाता है। एक तो रूढ़ शब्दों में होता है, किसमें? रूढ़ से में होता है। और एक जो होता है यौगिक शब्दों में होता है, यौगिक में होता है। और एक जो होता है योगरूढ़ में होता है। किस में होता है?
योग रूढ़ में होता है। 3 तरह के शब्दों में जो है ये वो होती है। अब रूढ़ किन्हें कहा जाता है, रूढ़ शब्द किन्हें कहा जाता है? जिन शब्दों का जो है, जिन शब्दों को खंडित नहीं किया जा सकता उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे खंडित नहीं किया जा सकता, जैसे पानी है, सूर्य है, मकान है, घर है, पेड़ है। जैसे पानी, सूर्य, मकान। यौगिक शब्द किन्हें कहा जाता है? 2 पदों के मिलाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। बिल्कुल, मेरा भी जो है नमस्कार आप लोगों को, ठीक है, सभी को नमस्कार। यौगिक शब्द किन्हें कहा जाता है? जिन शब्दों की संरचना 2 पदों के मिलाने से होती है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब जैसे आपने यहां देखा, जैसे सद्गुण है, जैसे आपने देखा यहां पर सत्यव्रत, सत्यव्रत 2 पदों के मिलाने से योग शब्द होता है ना, योग। इसमें एक प्रत्यय लगा देते हैं, 2 पदों के मिलने से बनती है। लेकिन ये रूढ़ शब्द नहीं होते हैं। ये क्या है? रूढ़ शब्द नहीं होते। अब योग रूढ़ किसे कहा जाता है? जिनकी संरचना तो योग की भांति होती है और अर्थ रूढ़ी में निकलता है। जैसे लंकेश है, लंकेश। अब इसमें 2 शब्द हैं, एक तो लंका है और एक क्या है? ईश है। एक तो लंका है और एक ईश है, ठीक है। अब लंकेश का अर्थ किस में निकला? रूढ़ी में, रावण में निकला। अब आपने यहां देखा जो है, ये रूढ़ शब्द जो होते हैं और योग रूढ़ जो होते हैं, ये दोनों समुदाय के रूप में अर्थ देते हैं। किसके रूप में देते हैं? समुदाय। तो इसको हम लोग समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब यहां पर देखिए, यौगिक का जो शब्द है, यौगिक जो शब्द होते हैं, जैसे सद्गुण है, सत्यव्रत है, तो सद है जो गुण, देखिए सद और गुण का अलग अर्थ है, सत्य और वर्त का अलग अर्थ है। तो ये जो होता है अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति, अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, ये जो होता है अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति। तो अब ये जो है 2 प्रकार की होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है नागरिक प्रचारणी सभा वाला जो उसका रस सिद्धांत वाला है, जिसमें अभिधा शब्द शक्ति वगैरह ये सारा दे रखा है, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था एक बार क्लास में भी। तो 2 तरह के शब्दों को जो है यह व्यक्त करते हैं। एक तो अवयव अर्थ है, जिसका एक एक अंग का जो है अर्थ निकलता हो, जैसे सद्गुण, सत्यव्रत है। और एक समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति है, अर्थात रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति में आते हैं। तो इसलिए ये जो शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति, इसके क्या है कि 2 भेद होते हैं। एक तो समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति और एक अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति। समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति उसे कहा जाता है जिसका एक मुख्यार्थ जो होता है, साधारण अर्थ जो होता है, वो समुदाय के रूप में निकलता है। जैसे लंकेश है, पानी है, घी है, संकेत अर्थ के रूप में होता है। इसे समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसके अर्थ को खंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे नीलकंठ आपने देखा, तो नील और कंठ 2 शब्द मिलके बने, लेकिन इसका जो है जो संकेतार्थ हुआ वो शिव जी हुआ, ठीक है। तो अब एक ही अर्थ निकला, ये समुदाय अर्थ अभिधा शब्द शक्ति है। अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति में ये होता है कि यहां पर देखिए 2 शब्द हैं, अवयव धन अर्थ। अवयव का अर्थ होता है अंग, अवयव का अर्थ क्या होता है? अंग। जहां एक एक अंग का, अर्थात शब्द के एक एक अंग का अलग अलग अर्थ निकलता हो, उसे अवयव अर्थ अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो अब इसके कितने भेद हो गए? इसके 2 भेद इसके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सारोपा लक्षणा का उदाहरण कौन सा है? सारोपा लक्षणा का उदाहरण कौन सा है? लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, ठीक है। 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के फिर 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक शुद्धा लक्षणा और एक गौणी लक्षणा। गौणी लक्षणा के 2 भेद होते हैं, सारोपा और साध्यवसना, ठीक है। सारोपा और साध्यवसना। फिर दोबारा से सुनिए, लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा जैसे पंजाब शेर है, वहां के लोग जो है शेर है, ये रूढ़ हो गई है पंक्ति। प्रयोजनवती लक्षणा
जब कभी किसी उद्देश्य के लिए लक्ष्यार्थ तक पहुंचता है उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। प्रयोजन दो रूपों में पाया जाता है, एक गौणी के रूप में और एक शुद्धा के रूप में। ठीक है, अब जो गौणी लक्षणा होती है, गौणी कहते हैं सादृश्य संबंधों को। किसको कहा जाता है? सादृश्य संबंधों को। उपमेय उपमान में सादृश्य संबंध होते हैं, उसे गौणी कहा जाता है। गौणी दो रूपों में पाई जाती है, सारोपा और साध्यवसना। सारोपा में ये होता है, आप लोग हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, जहां उपमेय उपमान संबंध होता है न, वहां सारोपा होती है। रूपक अलंकार जो होता है न, अगर रूपक अलंकार जो होता है सारोपा का बीज रूप होता है। यहां देखिए ये सारोपा लिखा हुआ है, इसमें दो शब्द हैं, शयधन आरोप। शयधन क्या है? आरोप। ये दो शब्द इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये श का तो अर्थ क्या होगा यहां पर? सहित। आरोप का अर्थ क्या? आरोप का अर्थ क्या है? आरोप। आरोप अर्थात आरोपण सहित, आरोपण सहित। अब आरोप किसका किस पर है? उपमेय पर उपमान का आरोप है। किसका है? उपमेय पर उपमान का आरोप है, तो उसे हम लोग क्या है कि सारोपा कहते हैं। अब जहां पर रूपक अलंकार होता है, रूपक होता है, जहां उपमा अलंकार होता है, वहां सारोपा पाई जाती है। आपने समास पढ़ा होगा, समास के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहां उपमानवाचक कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? उपमानवाचक जो कर्मधारय समास होता है, उपमानवाचक कर्मधारय समास का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, कर्मधारय समास। उपमानवाचक कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? जहां पर उपमेय उपमान संबंध होता है उसे उपमानवाचक कर्मधारय समास कहते हैं। उपमानवाचक कर्मधारय समास के, विशेषणवाचक के नहीं, उपमानवाचक कर्मधारय समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारोपा लक्षणा के होते हैं। ठीक है, जो रूपक अलंकार होता है वो सारोपा लक्षणा का उदाहरण होता है, जो उपमा अलंकार होता है वो सारोपा लक्षणा का उदाहरण होता है, लेकिन बशर्ते उपमेय उपमान दोनों उपस्थित होने चाहिए। अब यहां पर देखिए जो है, जैसे सुख सागर है, ठीक है, क्या है यहां पर? जैसे आपने देखा यहां पर जो है सुख सागर जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सुख सागर जो है यहां पर, सुख तो क्या हो गया यहां पर? देखिए ये जो हो गया ये तो क्या है? उपमेय है, उपमेय है। और सागर क्या हो गया यहां पर? उपमान हो गया, उपमान हो गया। तो ये सारोपा है। ठीक है, सागर के समान जो, तो अब ये जो है उपमेय उपमान का, इस उपमान का इस पर आरोपण किया गया है, इसी को तो कहते हैं सारोपा, आरोप सहित। अर्थात उपमेय पर उपमान का जब आरोप कर दिया जाता है तो उसे सारोपा लक्षणा कहा जाता है। ठीक है, अब लंकेश में जो है ये अभिधा है, निशानन और जलद, इनमें जो है अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति है। किसमें? देखिए यहां लंकेश का संकेत अर्थ है, निशानन का संकेत अर्थ है और जलज का संकेत अर्थ है। जहां पर बहुब्रीहि समास होता है न, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, जहां बहुब्रीहि समास होता है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण होते हैं। आप तो ये देखिए जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे सारे अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण होते हैं, जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। ये थोड़ा सा जो है ध्यान आप रखिएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं सुख सागर जो है, ये जो है यहाँ पर जो है सारोपा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर रूपक अलंकार किस शब्द शक्ति का बीज रूप है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है कि रूपक अलंकार जो होता है, रूपक किसे कहा जाता है? ये रूपक है। रूपक का मतलब होता है अभेद, रूपक का मतलब होता है आरोपण, आरोपण। रूपक का मतलब होता है अद्वैत, अद्वैत। रूपक का मतलब होता है अभिन्न, अभिन्न। ठीक है, ये जो है ये रूपक है, ये एक ही बात है इन सब की। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपने बताया था, मैं देख रहा हूं, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं। जैसे स्टूडेंट जो सही बताते रहते हैं तो मैं उनको देखता रहता हूं, है ना। जहां आप लोग गलत बताएंगे तो वहां पर जो है मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए रूपक किसको कहा जाता है? रूपक अलंकार वो होता है जब उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए।
ये कभी तो अंगों सहित किया जाता है, कभी बिना अंगों के किया जाता है। अर्थात एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोपण कर दिया जाता है। आरोप क्यों किया जाता है? उपमेय में चमत्कार दिखाना होता है, तो उसे हम लोग जो है आरोपण कहते हैं या रूपक अलंकार कहते हैं। अब रूपक अलंकार किस शब्द शक्ति का बीज रूप होता है? आपको तो पता ही है, ये जो है लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, सारोपा लक्षणा या अभिदशा। देखिए सारोपा लक्षणा जो होती है ना, सारोपा लक्षणा होती है, इसका जो है ये बीज रूप होता है, क्योंकि इसमें आरोप सहित होता है। जब उपमेय पर उपमान का आरोपण कर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या है कि रूपक अलंकार कहते हैं। और रूपक अलंकार जो होता है वो सारोपा लक्षणा का बीज रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है यहां पर, देखिए, संतन सुरानीक हित जेही किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? संतन सुरानीक हित जेही किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? देखिए कई बार ये सवाल आ जाता है, जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है ना, कौन सी व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है, आप यहां देखिए व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति जो होती है व्यंग्यार्थ होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यंग्यार्थ, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब व्यंग्यार्थ दो रूपों में होता है, एक तो शब्द के रूप में होता है और एक अर्थ के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? शब्द के रूप में होता है और अर्थ के रूप में होता है। व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ होते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, व्यंग्यार्थ, इन सब में जो है व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे कहे अंगद सलज जग माही, रावण तो समान को नहीं, तो रावण को सज्जनवान बतलाना, चरित्रवान बतलाना, ये जो है व्यंग्यार्थ है। एक ये जो होता है उसमें अर्थ में होता है, शब्द को तोड़कर निकालते हैं। देखिए एक तो हो गया सुर धन अनीक, ठीक है। दूसरा अर्थ इसका जो हो गया सुराधन नीक, सुराधन नीक। तो अब इसका तो अर्थ हो गया अच्छी मदिरा, अच्छी मदिरा। और सुर धन अनीक, सुर मतलब देवता, अनीक मतलब सेना, देवताओं की सेना। अब शब्द को तोड़कर निकाला, तो जहां शब्द को तोड़कर निकालते हैं वहां पर शाब्दी व्यंजना होती है। कौन सी होती है? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो अब यहां पर जो है ये जो है शाब्दी व्यंजना है, ठीक है। कौन सी है? शाब्दिक व्यंजना जो है यहां पर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सी होती है? शाब्दी व्यंजना। मैं यहां लिख देता हूं शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना वहां होती है जहां पर शब्द में व्यंग्यार्थ छुपा हुआ होता है, उसे शाब्दी व्यंजना कहा जाता है। पांचवा में सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और आर्थी व्यंजना वहां होती है जहां अर्थ पर जो है व्यंग्यार्थ है निर्भर होता है। जैसे कबीर का एक उदाहरण है ना, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। जाका गुरु भी अंधा चेला खरा निरंध, अंधा अंधा को ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। कबीर का एक दोहा है, जाका गुरु भी अंधा चेला खरा निरंध, अंधा अंधा को ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। ये आर्थी व्यंजना है। कौन सी है? आर्थी व्यंजना है। और जहां पर क्लिष्ट अर्थ होता है वहां व्यंग्यार्थ होता है, जहां कल्पना होती है, ठीक है, ठीक है। जो है सर हिंदी स्कूल लेक्चरर में 233 है, में ओबीसी बन रहे हैं, सारे अटेंड करते गलती कर दी, अब फाइनल होगा या कोई पता नहीं है। आप फर्स्ट पेपर पे थोड़ा और ध्यान देते, सेकंड पेपर में जो है तैयारी अच्छी करो उस पर। देखिए गलत क्यों होते हैं? जब हमारी अच्छी तैयारी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे तैयारी में लगी रहिए। और जो है 233 है, कट ऑफ कितनी गई है? तो कम ही गई होगी कट ऑफ तो, ठीक है। उम्मीद है हो जाना चाहिए, देखते हैं कितनी कट ऑफ जाते। कट ऑफ को ऊपर होता है बेटा, है ना। और उससे पहले कोई भी जो वक्तव्य होता है वो भविष्यवाणी होती है, जो आपको भी भ्रम में डालता है और हमें भी डालता है। देख लेते हैं उसमें जो है कितनी जाती है और फिर आगे बातचीत करेंगे। खैर व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अच्छा आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां विभावना अलंकार होता है ना, विभावना जहां विशेष की कल्पना होती है, ठीक है, इतने पे तो हो जाएगा। फिर 189 के 233 पे तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा है। जो फाइनल लिस्ट निकलती है ना, 3 या 4 नंबर पे सारे बाहर हो जाते हैं,
जो कट ऑफ जो होती है वो 3 4 5 नंबर होता है, ठीक है। जो व्याकरण बुक बेटा उसका नया संस्करण आ रहा है, व्याकरण बुक का जो मेरी पुरानी व्याकरण है ना वो भी बहुत अच्छी है, रेफरेंस के साथ लिखी गई है, लेकिन अब उसका क्या है नया संस्करण आ रहा है, 1 महीने के अंतर्गत आ जाएगा नया संस्करण। नया संस्करण में क्या है कि कुछ बदलाव किए गए हैं और उनमें, ठीक है, हालांकि रेफरेंस के साथ ही है, ठीक है, संदर्भ दिए हुए हैं उसमें, और उसमें क्या है कि कुछ बदलाव के साथ है, तो 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी, लिटरेचर की भी बुक आ जाएगी और हिंदी व्याकरण की भी आ जाएगी। तो आप लोग जो है थोड़ा सा रुक जाइए, 25-30 दिन रुक जाइए, तो आपको नई किताब जो है मिल जाएगी, नया संस्करण उसका मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ बात कर रहे थे, तो हाँ मैं बात ये कर रहा था जहां विभावना अलंकार होता है, अतिशयोक्ति होता है ना, अतिशयोक्ति, वहां पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ठीक है। अतिशयोक्ति जो होती है जहां वे क्लिष्टत्व जहां होता है, जहां क्लिष्टर्थ होता है ना वहां पर जो है व्यंग्यार्थ होता है। अच्छा आप लोग देखिए जहां श्रृंगार रस होता है ना, श्रृंगार, श्रृंगार रस का तो आप लोग जानते ही होंगे, ये श्रृंगार जो शब्द होता है, श्रृंगार, इसमें 2 शब्द हैं, एक तो श्रृंग है और एक क्या है आर है। आर तो प्रत्यय है, श्रृंग का मतलब होता है कामोद्रेक, कामोद्रेक की भावना। श्रृंग का अर्थ क्या होता है, कामोद्रेक की, जो कामोद्रेक की भावना होती है उसे श्रृंग कहा जाता है, ठीक है। ये जो शब्द है यहां श्रृंग धन क्या है, आर है। श्रृंग का मतलब क्या होता है, कामोद्रेक, कामोद्रेक, ठीक है। अब जो काम के उद्रेक की भावना होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। ये वियोग और संयोग दोनों में पाया जाता है, और जहां ये श्रृंगार रस होता है वहां प्राय अभिधा शब्द जो है व्यंजना शब्द शक्ति होती है। विभावना अलंकार में व्यंजना होती है, अतिशयोक्ति में व्यंजना होती है, श्रृंगार रस में प्राय जो है व्यंग्यार्थ होता है, और आप लोग देखते हैं जहां क्लिष्ट अर्थ होता है, कौन सा होता है, क्लिष्ट अर्थ होता है, वहां पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आदिकाल के नामकरण काल विभाजन के संदर्भ में असंगत तर्क है। आदिकाल का जो नामकरण किया गया था उसके संदर्भ में जो है असंगत तर्क क्या है ये देखना है आपको। देखिए चारण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो लिखा था, ठीक है, क्या लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। उसमें उन्होंने जो है आदिकाल का नामकरण चारण काल रखा, ठीक है। उन्होंने कहा कि 13 चारण कवि हुए हैं, कितने हुए हैं, 13 चारण कवि हुए हैं, ये चारण जाति के हैं, ये नामकरण चारण जाति के आधार पर रखा गया है, ऐतिहासिकता का सूचक नहीं करता है ये, ठीक है। तो 13 चारण कवि है, और ये जो है राजाओं के राज दरबार में रहते थे, उनकी प्रशंसा में जो है कविताएं करते थे, उसे जो है इन्होंने चारण काल कहा। अब वीरगाथा काल जो है आचार्य शुक्ल ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और प्रारंभिक काल इसमें पूछा गया है कि असंगत तर्क कौन सा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने जो है ना ये प्रारंभिक नहीं देकर आरंभिक काल दिया था, क्या दिया था, आरंभिक काल दिया था। अब जो ये जो है इन्होंने इसको जो है आरंभिक काल दिया था। अब हम लोग शुक्ल जी पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है, ठीक है। हाँ ये गणपति चंद्रगुप्त का है, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक काल किसका है, गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने 2 किताब लिखी है, जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वो 2 भागों में है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है जो वो किसमें है, 2 भागों में। अच्छा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये कहावत में आती है कि जो शुक्ल जी ने जो है, यहां पर देखिए मैं बात कर लेता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं जब हम लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल की जब बात करते हैं, अब इन्होंने जो काल विभाजन नामकरण, ये कहने में आया है वैसे कि आदिकाल का नामकरण उन्होंने वीरगाथा काल रखा, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है उसको जो है मैं बताता हूं आपको। देखिए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये आदिकाल रखा, क्या रखा, आदिकाल रखा, ठीक है। अब इसको इन्होंने 4 खंडों में बांटा, विभक्त किया। एक तो इसने बांटा इसको सामान्य परिचय, किसमें बांटा, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये प्रकरण फर्स्ट है, ठीक है। ये क्या दिया इन्होंने, जैसे प्रकरण फर्स्ट जो है ये दिया इन्होंने, प्रकरण फर्स्ट।
सामान्य परिचय, सामान्य परिचय ये इन्होंने दिया। प्रकरण 1 में जो है इन्होंने देखिए किस तरह से किया इन्होंने। प्रकरण 1 में क्या दिया, सामान्य परिचय, जब ये आदिकाल का नामकरण काल विभाजन करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम लोग जो है इनका देखते हैं प्रकरण 2। ये इन्होंने जो है बांटा अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश काव्य अर्थात अपभ्रंश साहित्य है। तो एक इन्होंने ये बांटा, दूसरा प्रकरण। तीसरा प्रकरण जो इन्होंने किया जो है देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य। अच्छा, ये देश भाषा जो काव्य है ने, इसका नामकरण इन्होंने रखा वीरगाथा काल। क्या रखा, वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल का समय इन्होंने जो है 1050 से 1375 विक्रम संवत रखा, विक्रम संवत रखा। ये जो है इन्होंने रखा वीरगाथा काल, ठीक है। क्या रखा, वीरगाथा। अच्छा, अब ये जो आदिकाल जो है ना, आदिकाल आप समझिए इसको। और चौथा इन्होंने जो ये जो प्रकरण बांटा था इन्होंने, ये तो प्रकरण कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। ये जो हो गया देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य, ये तो इसका नामकरण इन्होंने रखा वीरगाथा काल। मैं इसको दोबारा से यहां लिख देता हूं, चूंकि समय जो है देश भाषा काव्य, और इसका नामकरण इसके रखा था वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। और ये जो इसका समय इन्होंने रखा 1050 से 1375 विक्रम संवत, विक्रम संवत। ये जो है इसका जो है नामकरण रखा था। अब आप देखिए यहां पर जो है ये आदिकाल का नामकरण शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नहीं दिया था, देश भाषा काव्य के नामकरण वीरगाथा काल दिया था। दोबारा से देखिए इसको। चौथा प्रकरण मैं और बता देता हूं इसमें, ये इन्होंने रखा था फुटकल रचनाएं। ये क्या रखा था, फुटकल रचनाएं। ये जो है इन्होंने काल विभाजन नामकरण किया था। अर्थात इन्होंने जो है आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा। कितने में, 4 जो है प्रकरणों में बांटा आदिकाल को। कौन कौन से हैं। पहला प्रकरण जो होता है, यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब हम लोग बात करते हैं, पहला प्रकरण जब हम लोग बात करते हैं, ये जो है इन्होंने पहला प्रकरण बांटा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत जो है ये हिंदी कविता के उद्भव विकास की बात करते हैं। कहते हैं कि जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। और अपभ्रंश भाषा से ही, अपभ्रंश भाषा की अंतिम अवस्था जो है, जिसको प्राकृत भाषा भी कई बार उनका, अपभ्रंश भाषा की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानना चाहिए, माना जाता है। आविर्भाव मतलब उदय माना जाता है, ठीक है। अब आप सोचिए, इसको प्रकरण फर्स्ट को सामान्य परिचय रखा, प्रकरण सेकंड को जो है इन्होंने अपभ्रंश काव्य का रखा। अपभ्रंश काव्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धनाथ और जैन साहित्य की बात की है, जिसको सांप्रदायिक साहित्य कहा। इसको इन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत रखा ही नहीं, इसको सांप्रदायिक साहित्य कहकर छोड़ दिया। फिर तीसरा इन्होंने देश भाषा काव्य जो बांटा था, इस देश भाषा का नामकरण जो तीसरा पार्ट है ने, इसका नामकरण इन्होंने वीरगाथा काल रखा था, ना कि आदिकाल का। आदि तो मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ जहां से हिंदी कविता की शुरुआत होती है। और हिंदी कविता की शुरुआत कहां से होती है, अपभ्रंश भाषा से होती है। किससे, अपभ्रंश भाषा से होती है। और अपभ्रंश भाषा के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, अपभ्रंश भाषा के साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सांप्रदायिक साहित्य कह देते हैं। सांप्रदायिक साहित्य क्योंकि ये जो है इसमें सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, योग साधना काम भावना जैसी जो है समाज से कट सा गया था ये। तो अपभ्रंश भाषा में वो दूसरे प्रकरण में जो रखते हैं, सिद्ध को रखते हैं, नाथ और जैन साहित्य की जो है चर्चा करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो अपभ्रंश साहित्य में सिद्धनाथ और जैन साहित्य की रचना करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है देश भाषा काव्य की बात करते हैं। जो तीसरा प्रकरण है ना, तीसरा प्रकरण देश भाषा काव्य है। तो और इस देश भाषा काव्य का नामकरण ये वीर गाथा काल रखते हैं, ना कि आदिकाल का। फिर दोबारा से सुनिए, जब काल विभाजन नामकरण आप इसको देखते हैं तो ये आदिकाल का वीर गाथा काल नहीं, किसका रखते हैं, देश भाषा काव्य का रखते हैं। और इसका समय देश भाषा काव्य जो है ना, जिसको जॉर्ज गिरसन ने चारण काल कहा था, और इसका नामकरण ये विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक रखते हैं। ठीक है, विक्रम संवत 1000। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कभी आपको एग्जामिनर एग्जाम में फंसा सकता है। ये प्रकरण में बांटा है इन्होंने, खंड में नहीं। आदिकाल को 4 प्रकरण में बांटा। कितने प्रकरण में बांटा, 4 में। सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य, देश भाषा जो काव्य तीसरा जो प्रकरण है उसको वीर गाथा काल कहा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से प्रकरण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। किसको, तीसरे प्रकरण को, जो देश भाषा काव्य है इसको वीर गाथा काल कहा है, ना कि आदिकाल को। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का, चूंकि लोग बात क्या है कि सीधे सीधे लोग आदिकाल को कहते हैं वीर गाथा काल का। अरे भाई, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा ही नहीं, उन्होंने तो इसको कहा देश भाषा काव्य को वीर गाथा काल कहा। तीसरा प्रकरण जो है आदिकाल के अंतर्गत जो देश भाषा काव्य उसको वीर गाथा काल कहा, और इस वीर गाथा काल का ही समय इन्होंने विक्रम संवत 1050 से 1375 तक माना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन बारीकियां जो होती हैं इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन को गलत कराया जा रहा है एग्जाम में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और चौथा प्रकरण जो शुक्ल जी ने बांटा, फुटकल रचनाएं। अच्छा, फुटकल रचनाएं आप लोग देखिए, फुटकल रचनाओं में इन्होंने अमीर खुसरो और विद्यापति की बात करी। किसकी बात करी, अमीर खुसरो की बात करी, और किसकी बात करी, विद्यापति की जो है इन्होंने बातचीत की। तो ये जो है इन्होंने इसको इस तरह से जो है काल विभाजन नामकरण किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के कौन से खंड को, कौन से प्रकरण को, कौन से अध्याय को वीर गाथा काल का नाम दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देश भाषा काव्य का नाम जो है उसी को जो है वीर गाथा काल दिया है। समझ में आ गया ना। ठीक है, जो है हमने तो हमेशा रटा ही मारा है सर, धन्यवाद, आप समझा रहे हो। ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों के, गुड। मैं इसका काल विभाजन नामकरण पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब वहां पर जो है हम लोग वो बात करेंगे। आज थोड़े से क्लास लेट हो गई थी तो इसलिए हमने यहां से शुरुआत कर दी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, जो है वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और वीर गाथा काल से लक्ष्यार्थ क्या है यहाँ पर। लक्ष्यार्थ जो है यहाँ पर है वीर गाथा काल का देश भाषा काव्य। कौन सा, देश भाषा काव्य, ये लक्ष्यार्थ है। लक्षणा सब शक्ति ली गई है, एक्चुअल नहीं है, अभिधा नहीं है। ये आदिकाल का वीर गाथा काल अभिधा नहीं है, लक्ष्यार्थ है। लक्ष्यार्थ मतलब लक्षणा, ठीक है, वो लिया गया है। ठीक है, अब आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही दिया हुआ था ये नाम आदिकाल। पहले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इसका नामकरण सिद्ध सामंत काल रखना चाह रहा था, और अब उन्होंने क्या है कि उन्होंने सोचा कि सिद्ध सामंत काल तो एक विशेषता हो जाएगी, तो इसका नामकरण आदिकाल रख देते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण आदिकाल रख दिया। ठीक है, ये सही है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं नहीं, मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद लिखा था, ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद लिखा था, तो उसे जो है उन्होंने इसका नामकरण क्या रखा, आरंभिक काल जो है रखा था, और इसको जो है 2 भागों में बांटा था। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गार्सेद तासीस की साहित्य इतिहास लेखन पद्धति की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। गार्सेद तासी के साहित्य इतिहास लेखन पद्धति की विशेषता नहीं है। जो है ऑफिशियल जो है प्रोफाइल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया गुरुदेव, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों के समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। अब यहां पर देखिए जो है गार्सेद तासी के वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा यहां पर जो है सही कर देता हूं इसको। आजकल एआई से टाइप करते हैं ना, 2 मिनट टाइप करने में लगता है, उसी से टाइप कर देते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, दार्शनिकता,
शोध, विश्लेषणात्मक, ये जो है। अब इसमें देखते हैं उनकी पद्धति की विशेषता कौन सी है। गार्सेद ताशी के साहित्य की पद्धति की विशेषता देखिए, जब गार्सेद ताशी की पद्धति की विशेषता हम लोग करते हैं, पद्धति की बात करते हैं, तो इन्होंने जो है वर्णानुक्रम पद्धति का उस पर किया, वर्णानुक्रम पद्धति को आधार बनाया। वर्णानुक्रम पद्धति से ये होता है कि नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साहित्य, इतिहास लेखन और काल विभाजन किया जाता है। यहीं पर हमारी क्लास छोटी थी, ठीक है, जब हम लोग पिछले उसमें बात कर रहे थे 15 अगस्त से पहले, ठीक है। फिर इन्होंने जो है, इन्होंने ऐतिहासिकता का जो है सहारा लिया। किसका लिया? ऐतिहासिकता का सहारा लिया, क्योंकि चंद को ऐतिहासिक कवि माना था इन्होंने, ठीक है। ऐतिहासिकता का सहारा लिया था इन्होंने। जो है 12वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी। किससे मानी? 12वीं शताब्दी से इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी थी। 16वीं शताब्दी से इन्होंने दक्षिणी साहित्य की शुरुआत मानी। दक्षिणी साहित्य की जो है शुरुआत मानी। कब से मानी थी? 16वीं शताब्दी से इन्होंने दक्षिणी साहित्य की शुरुआत मानी। आपने देखा होगा जब हम भक्तमाल की बात कर रहे थे, भक्तमाल नाभादास की रचना है। किसकी है? नाभादास की रचना। तो भक्तकाल में क्या है कि 200 संतों की जो है जीवनियां दी हुई हैं। किसकी? 200 संतों की जो है जीवनियां दी हुई है, अर्थात 200 संतों के बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो भक्तमाल के आधार पर इन्होंने दादू, कबीर, नानक, संत पीपा, इनको इन्होंने दार्शनिक कवि माना। इनको इन्होंने क्या माना? दार्शनिक कवि माना। देखिए, इनको इन्होंने दार्शनिक कवि माना, ठीक है। जो है मोहन कह रहा है कि आप क्लास में पढ़ाते हो तो पढ़ने में मजा आता। सही है बेटा, मस्त रही है आप लोग। हम किसकी बात कर रहे हैं? गार्सेद ताशी के संबंधित जो पद्धति से संबंधित सवाल आया है, इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना इन बातों का। होता क्या है, जैसे हमने सीधे सीधे ये प्रचलन में एक सब आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया, ठीक है, ये है। अब इसको क्वेश्चन को गलत करा देगा एग्जाम, चूंकि आपने देखा था यहाँ काल विभाजन नामकरण किया तो आदिकाल को वीर गाथा काल थोड़ी कहा है। तो प्रकरण तीसरा है ना, जो देश भाषा काव्य, उसको वीर गाथा काल कहा है। और देश भाषा काव्य का ही उन्होंने समय निर्धारित किया है, विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि कौन से जो है, ठीक है, काल का जो है, जो कौन से प्रकरण का जो है उन्होंने समय जो है 1050 से 1375 तक माना है। इस तरह से भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात कर रहे थे गार्सेद ताशी की साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति क्या है। वर्णानुक्रम पद्धति है। नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साहित्य इतिहास लेखन और काल विभाजन किया। इन्होंने ऐतिहासिकता को जो है ध्यान दिया। हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से मानी? 12वीं शताब्दी से मानी। 16वीं शताब्दी से इन्होंने कब की मानी? दक्षिणी साहित्य की शुरुआत मानी। भक्तमाल के आधार पर, नाभादास की जो रचना भक्तमाल के आधार पर, उसके आधार पर दादू, पीपा, नानक, संत, ठीक है, दादू, कबीर, नानक और संत पीपा को दार्शनिक कवि कहा। तो इसका मतलब ये दार्शनिकता तो इसमें मिलती है। इसने 40 कवियों का संक्षिप्त परिचय दिया। क्या दिया? संक्षिप्त परिचय दिया 40 कवियों का। फिर 60 कवियों का जो है इन्होंने विस्तार से वर्णन किया। किसका वर्णन किया? विस्तार से वर्णन किया। इन्होंने जो है 72 कवि हिंदी भाषा के लिए, किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए 72 कवि, और 666 कवि जो है इन्होंने किसके लिए? उर्दू भाषा के लिए। इस तरह से देखते हैं 738 कवियों का वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर इन्होंने लिखा था। तो ये इसके साहित्य इतिहास लेखन पद्धति की विशेषताएं हैं, ठीक है, ये क्या है इसकी विशेषताएं। लेकिन इसने सभी कवियों का विश्लेषणात्मक तरीके से वर्णन नहीं किया। सभी कवियों का विश्लेषणात्मक तरीके से वर्णन नहीं किया 738 कवियों का। तो अब इसमें जो है वर्णानुक्रम तो है, दार्शनिकता भी है। चूंकि दार्शनिक कवि किस किस को माना इन्होंने? कबीर को माना, और किसको माना? दादू को माना, और इन्होंने किसको माना? जो है नानक को, और पीपा को माना। किसको माना? पीपा को माना, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने इसका जो है दार्शनिकता के आधार पर जो है वर्णन किया। शोध है, शोध प्रवृत्ति है,
ठीक है, तो शोध के आधार पर भी, ठीक है, आप स्कूल लेक्चरर बन जाएंगे लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब शोध के आधार पर इनका ये कहना है कि मैंने जो है 40 साल तक शोध किया था, ठीक है, 40 वर्ष किया था, और इसके लिए क्या है कि कई बार मैं ग्रेट ब्रिटेन भी गया था। तो पहला शोध ग्रंथ कहा जाता है ना इसको, नलिनी विलोचन शर्मा की जब हम लोग बात करते हैं और डॉक्टर शिव कुमार की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने 40 साल तक जो है शोध किया था, और पहला शोध ग्रंथ है, पहला अनुसंधान ग्रंथ माना जाता है, और पहला अनुसंधान लेखक जो है वो गार्सेदा तासी को माना जाता है। ठीक है, ये सारा विस्तार में आपको इसके बारे में देखना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से तो आपके सवाल आ रहे हैं, अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो फिर सीट खाली भी नहीं रहेगी, ठीक है, और नहीं तो फिर क्या है कि फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी। डी ऑप्शन जो है इसमें लगा दीजिए, कौन से लगा दीजिए, डी ऑप्शन जो है इसमें लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, अगले उस पर चलते हैं। और देखिए कल से हम लोगों का जो है ऑफलाइन एक बैच भी शुरू हो रहा है। कल से 2 बजे से ऑफलाइन जो है जो हमारी बिल्डिंग है 80 फीट रोड पर जी जैन की, वहाँ पर जो है हम लोग एक बैच भी शुरू करने जा रहे हैं ऑफलाइन, जिसमें सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, और जो है कॉलेज लेक्चरर का भी कल शुरू हो रहा है, नेट का भी शुरू हो रहा है। तो कल से जो है 2 बजे से शायद उसका टाइम है, आप फोन करके पूछ लीजिएगा। कल से एक हम लोग नया बैच ऑफलाइन जो है शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षक ग्रेड का जो है, और साथ में जो है कॉलेज लेक्चरर का भी जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग आइए, अगर किसी को ऑफलाइन पढ़ना है तो हम लोग ऑफलाइन जो है चर्चा करेंगे डिटेल में इन सारी बातों पर, एक एक जो है उसको लेकर चलेंगे सिलेबस को आधार पर। और उम्मीद है कि आपके हिंदी में जो है हम लोग जो 150 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से 125 135 तक औसतन होते हैं, मेरे स्टूडेंट जो होते हैं 130 से 135 क्वेश्चन तक होते हैं। बाकी जीएस में आपको लोगों को हमारी टीम है यहाँ पर, वो जो है तैयारी कराएगी। तो देख लीजिए आप लोगों को, अगर जैसे जिसको पढ़ना है या जो आपके मिलने वाले हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए अलंकार के संबंध में सही तर्क नहीं है, ये अलंकार जो संबंध है इसके सही तर्क नहीं है। उपमा के बारे में देखिए, तुलना, उत्प्रेक्षा, श्रेष्ठ की संभावना, विभावना, कल्पना, यमक, एक अर्थ, ठीक है, भ्रांतिमान, उपमेय में उपमान का संदेह, ठीक है। देखिए उपमा किसे कहा जाता है, उपधनमा, उप का तो अर्थ है समीप, मां का अर्थ है तुलना, समीप से तुलना, ठीक है, समीप से तुलना करना क्या कहलाता है, उपमा कहलाता है। जब, ठीक है, उपमेय की उपमान से जब तुलना की जाए, तुलना क्यों की जाती है, चमत्कार दिखाने के लिए। उपमा का मतलब ही तुलना होता है। विभावना का अर्थ जो होता है विधन भावना, वी का अर्थ है विशेष, विशेष, भावना का अर्थ है कल्पना, भावना का अर्थ क्या है, कल्पना, विशेष कल्पना, क्या है, विशेष कल्पना, क्या कहलाता है, विभावना अलंकार कहलाता है। यमक वह शब्द पुनि पुनि पर अर्थ भिन्न भिन्न, एक शब्द एक बार आता है, उसका जो है एक ही अर्थ होता है, वो बार बार आता है, एक शब्द क्या है बार बार आता है, और उसके अर्थ भी जो है क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक शब्द एक श्लेष का मतलब अलग होता है। भ्रांतिमान में, उपमेय में उपमान का संदेह, संदेह नहीं होता है, क्या होता है, भ्रम होता है, संदेह नहीं होता है, क्या होता है, भ्रम होता है। जब उपमेय में प्रस्तुत वस्तु जो होती है जिसको उपमेय कहा जाता है, उपमेय को क्या क्या कहा जाता है, प्रस्तुत वस्तु कहा जाता है, प्रत्यक्ष वस्तु कहा जाता है, ठीक है, और वर्ण्य विषय कहा जाता है उपमेय को। तो उपमेय जो होता है ना, उपमेय में उपमान का जो है भ्रम हो जाता है, तो उसे हम लोग जो है भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर संदेह लिखा हुआ है, संदेह तो क्या है जो है, ठीक है, संदेह अलंकार की पहचान होती है। उपमेय में उपमान का संदेह जो होता है वो संदेह अलंकार है। तो जो है भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रम होता है, ठीक है। खैर आज तो हमारी जो है इतनी ही बातें हैं, कल हम लोग जो है फिर बात करेंगे इस पर। हमेशा ध्यान रखना, उपमा तुलना को कहते हैं, विभावना विशेष कल्पना को कहते हैं, बिना कारण के ही कार्य हो जाता है वो विभावना है, ठीक है। और जो है इसमें यमक में क्या है कि एक शब्द एक बार आता है, और एक शब्द बार बार आता है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। वह शब्द पुनि पुनि पढ़े, अर्थ भिन्न ही भिन्न। जैसे आपको प्रसिद्ध उदाहरण, सारंग ले सारंग चली, सारंग पोगो आए, ठीक है। भ्रांतिमान में भ्रम होता है, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान।
तो ओस के बिंदुओं में क्या है, मोती का भ्रम हो जा रहा है, तो उसे हम लोग भ्रांतिमान कहते हैं। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, संदेह लिखा हुआ है, तो यही जो है इसका गलत है। और शाम को फिर व्याकरण पर हम लोग बात करेंगे। तो आज तो इतना ही, कल फिर बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। नमस्कार।